Hello everyone, welcome to Parenting with Dr. Kruti. नए माता-पिता के लिए बहुत ही तकलीफ देने वाला दृश्य होता है जब उनका शिशु रोता रहता है और वो उसको मदद नहीं कर पाते हैं। इसका बहुत ही कॉमन कारण है कोलिक यानी कि उदर-शूल। ये क्यों होता है, इसके क्या कारण हैं, इसके क्या लक्षण हैं और इसका क्या उपचार है? यह बताने के लिए आज हमारे साथ है सीनियर पीडियाट्रिशियन डॉक्टर मयूरी दोशी, सुविधा नर्सिंग होम आनंद से। आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। हम जानते हैं कि छोटे बच्चे घर में आने से आनंद और खुशी का माहौल हो जाता है, लेकिन बच्चे को छोटी मोटी तकलीफ होती है और उसका सामना तो करना ही पड़ता है। उसके बाद ही बच्चे बड़े होते हैं। कोई तकलीफ ऐसी होती है जो सीरियस या लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होती है, लेकिन बड़ी डरावनी लगती है। बच्चे जब उस तकलीफ से पसार होते हैं, तब पेरेंट्स हैं वो बहुत एंक्सियस हो जाते हैं और लगभग 40% बच्चों में ये होती है। ये लगभग 3 या 4 वीक के बच्चे जब होते हैं तब शुरू होती है और 3 या 4 महीने तक कंटिन्यूअस रह सकती है। ये कॉमन बीमारी है कोलिक या उदर-शूल। मतलब कि छोटे बच्चे जो होते हैं उसके पेट में दर्द होता है। तो चलो जानते हैं कि ये कोलिक या उदर-शूल क्या है। उदर-शूल या कोलिक क्या होता है? ये बच्चे में एक ऐसी स्थिति है जिसमें बच्चा बहुत ही ज़्यादा रोता है और लंबे समय तक रोता है। ऐसा चीखता है जैसे बहुत दर्द से गुजर रहा हो और कितनी भी कोशिश करे वो रोना बंद नहीं करता है। ये बीमारी लगभग 3 या 4 वीक के बच्चे में स्टार्ट हो सकती है। मैक्सिमम या पीक उसका लगभग 1.5 महीने पे होता है और फिर 3 या 4 महीना का जब बच्चा होता है तब ये बीमारी धीरे धीरे कम होने लगती है। अभी हम जानेंगे कि हमको कैसे पता चलेगा कि ये कोलिक ही है या तो कोलिक के लक्षण क्या है। तो जो बच्चे हैं वो कोई बिना कारण, मतलब कि कोई उसको बीमारी नहीं है, भूखे नहीं है, उसका ग्रोथ नॉर्मल है, वो बिना वजह बहुत ही रोता है। या तो थोड़े बच्चे ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ बेचैनी महसूस करते हैं। ज़्यादातर ये बच्चे शाम के समय रोते हैं और ये जो समय भी होता है वो भी काफ़ी हद तक निश्चित रहता है। कोई कोई बच्चे होते हैं उसका चेहरे का कलर भी चेंज लगता है हमें, या तो हल्का सा ब्लू या तो लाल कलर का चेहरा हो जाता है। शरीर में पाँव जो होते हैं वो पेट की तरह खींचे हुए लगते हैं। कभी वो हाथ की मुट्ठी बंद करके पाँव पेट की तरफ खींचे और सब मसल है उसको टेंस करके बहुत ज़्यादा रोते हैं। कोई बार स्टूल या गैस भी पास होता हुआ नज़र आता है। दूसरा एक रूल ऑफ 3 है। वो रूल ऑफ 3 से भी हम सस्पेक्ट कर सकते हैं कि ये बच्चे को कोलिक होता है। रूल ऑफ 3 ये है कि जो बच्चा दिन में 3 घंटे से ज़्यादा और 3 दिन तक और वीक में 3 वीक तक रोता है, वो बच्चा हमें सस्पेक्ट करना है कि ये कोलिक की वजह है। मतलब कि क्राइंग फॉर 3 और मोर आवर्स अ डे, 3 और मोर डेज अ वीक एंड फॉर 3 और मोर वीक्स। ये जो है ये रूल ऑफ 3 है और इससे हम सस्पेक्ट कर सकते हैं। अभी हम जानेंगे कि कोलिक क्यों होता है या तो उसका कारण क्या है। तो वैसे तो कोलिक क्यों होता है उसका सही कारण मालूम नहीं हुआ है। हम अज्यूम कर सकते हैं कि या तो
ज़्यादातर गैस, एक्सेसिव गैस, या तो फूड एलर्जी कोई होगी, या तो ओवर फीडिंग, या तो अंडर फीडिंग होता है, या तो हम जो बच्चे को दूध पिलाने के बाद बर्प करते हैं, या तो सीधा रख के जिसको हम गैस उसका जो पेट में होता है वो निकालते हैं और ढक्कार खिलाते हैं, वो अगर ठीक से नहीं होता है, या तो उसकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम होती है वो इमेच्योर होती है, उसमें कोई गड़बड़ी होती है, कोई बार कब्जी होती है, या तो एनल फिशर होती है, लैक्टोज इंटॉलरेंस नाम की एक बीमारी होती है, ये होती है। और कभी कभी फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रहा हो और बच्चे को भी उसका भी असर पड़ सकता है, सोशल रीज़न के हिसाब से भी हो सकता है। मतलब क्या है कि काफ़ी रीज़न्स हैं, लेकिन सही रीज़न क्या है वो जानना मुश्किल है। अभी कोलिक का कोई भी कारण है, हमें बच्चे को कंफर्टेबल करना है और पेरेंट्स को रीअश्योर करना पड़ता है कि बच्चे को कोई बड़ी तकलीफ नहीं है। तो उसका इलाज कैसे करें? तो सबसे पहली बात है कि हम पेरेंट्स को रीअश्योर करेंगे कि वो लोग जो कर रहे हैं वो सब ठीक कर रहे हैं, उसकी कोई गलती नहीं है और वो कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात है कि हम मदर को डाइट में थोड़ा चेंज करने को बोल सकते हैं कि जो ज़्यादा स्पाइसी फूड है, ज़्यादा कैफीन वाली चीज़ है, टी एंड कॉफ़ी, और चीज़ जैसे कि गार्लिक, अनियन, बीन्स, कैबेज, वो सब अवॉइड करके देखें। और ये एक वीक का ट्रायल ले सकते हैं, उसके बाद देख सकते हैं कि बेबी को कुछ सिम्टम्स में रिलीफ हुई है या नहीं। तो पेरेंट्स का रीअश्योरेंस करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पेरेंट्स है वो बच्चे को रोते हुए देख के अपने आप थक जाते हैं और मन में गिल्टी फील करने लगते हैं। दूसरी बात है कि हम बेबी को जैसे ही रोने लगे उसको बेबी को उठा ले, होल्ड कर ले और थोड़ा शेक भी कर सकते हैं। थोड़ा शेक करने से कभी बेबी है कंफर्टेबल हो जाता है और चुप हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा शेकिंग करना अच्छा नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव शेकिंग हम हिलाते हैं बेबी को, तो बेबी के नर्वस सिस्टम को डैमेज हो सकता है। तीसरी बात है कि बच्चे को हम गोद में लेके उसको उसका टमी है वो गोदी में रख के उल्टा सुला के उसके जो बैक है उसके ऊपर जेंटल मसाज कर सकते हैं। उससे भी बेबी को कभी बर्प हो जाता है, गैस पास हो जाता है, डक्कर आ जाता है और बेबी कंफर्टेबल हो सकता है। कभी हम वार्म बाथ भी दे सकते हैं, उससे भी बेबी कंफर्टेबल हो सकता है। नेक्स्ट, वाइट नॉइस बोलते हैं, जैसे कि हम कोई ऐसी आवाज़ करें जो आवाज़ सुन के बेबी रोना बंद कर सकते हैं। जैसे कि रनिंग वाटर, हम पानी का नल चालू कर दे, अपना वैक्यूम क्लीनर चालू कर दे या हेयर ड्रायर चालू कर दे, वो नॉइज़ सुन के बेबी शांत हो सकता है। उसके अलावा टमी टाइम करना हर रोज़ बेबी के लिए बहुत एडवांटेजियस होता है। हर एक बेबी को दिन में 2-3 बार थोड़ा टमी पे उल्टा सुलाना चाहिए। उससे क्या है कि जो एक्सेस गैस है वो भी निकल जाता है और बेबी का जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट भी अच्छे से होता है। नेक्स्ट रेमेडी में हम हींग, जो एसिटाफोडिया है, उसको ट्राई कर सकते हैं। वो उससे क्या होता है कि जो गैस होता है वो पास हो जाता है। तो हींग है वो चुटकी भर हींग का हम गरम पानी में पिघाल लेते हैं और फिर एब्डोमेन के ऊपर धीरे से राउंड सर्कुलर मोशन करके हम मसाज करते हैं, जो नेविल होता है वो उसके आसपास। ये हींग
भी एक अक्सर इलाज मालूम हुआ है कई लोगों के लिए, लेकिन हर बच्चा डिफरेंट होता है। तो वो हम ट्राई करते हैं। दूसरे किसी भी ऑयल से भी हम एब्डोमेन पर हल्का सा राउंड मोशन में वो हम मसाज कर सकते हैं, उससे भी कई बेबी कंफर्टेबल हो जाते हैं। उसके अलावा बेबी का हम ध्यान जो होता है वो डाइवर्ट कर सकते हैं। तो हम उसको बाहर ले जाते हैं घूमने, कार में हम राइड दे सकते हैं, तो उससे भी कई बेबी होते हैं वो कंफर्टेबल हो जाते हैं और ड्यूरिंग राइड वो सो जाते हैं। लास्ट रिसोर्ट है वो कुछ गैस ड्रॉप्स या कुछ दवाई का। ये दवाई में हम ग्राइप वाटर यूज़ कर सकते हैं, जिसमें डील ऑयल, फेनल ऑयल, मतलब कि अजवाइन और सुआ वो सब आता है। उससे कई बेबी को गैस की तकलीफ कम होती है और रिलीफ हो जाता है। डाइसाइक्लोमिन ड्रॉप्स है वो काफ़ी यूज़ होता है, लेकिन एडवाइजेबल नहीं है क्योंकि उसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। कभी बेबी को एप्निया हो सकता है, मतलब कि सांस बंद हो सकती है, कभी खींच या सीजर्स आ सकती है। तो 6 मंथ्स के नीचे नीचे हमें डाइसाइक्लोमिन ड्रॉप्स यूज़ नहीं करना है। साइमेथिकॉन ड्रॉप्स है वो हमारे यहाँ कोलिकेट नाम के ड्रॉप्स मिलते हैं, वो हम ट्राई कर सकते हैं, उसकी कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, वो एंटी गैस ड्रॉप्स है। तो ग्राइप वाटर और साइमेथिकॉन ड्रॉप्स है, उसमें कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है और हम 1 वीक में ट्राई करके देख सकते हैं। अगर बेबी को रिलीफ होता है तो कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो डिसकंटिन्यू करेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात कोलिक में ये है कि पेरेंट्स को रीअश्योर करना है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो बीमारी धीरे धीरे कम हो जाती है। और जो मैंने बताई थोड़ी जो चीज़ें हैं वो हम ट्राई कर सकते हैं और बच्चे, काफ़ी बच्चे उससे कंफर्टेबल हो जाते हैं। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Kriti, for inviting me for this talk. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।